मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन। ये फर्स्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री में पहले 16 चैप्टर थे, अब 6 चैप्टर हटा के कुल 10 चैप्टर कर दिए गए हैं। तो ये साल तो आपके लिए परसेंटेज बनाने का है, बस पूरे का पूरा फोकस बोर्ड पर रखो, टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर को समझते रहो, दुनियादारी की बातें अपने माइंड से आज निकाल दो, बस पूरे का पूरा फोकस बोर्ड पर रखो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो डाल देता हूँ मैं चैप्टर का नाम पहले, कौन सा हमारा सॉल्यूशन। बड़ा इजी चैप्टर है यार, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। ठीक है, चैप्टर का नाम सुन के घबराना नहीं है आपको, क्योंकि ये बिलियन है मेरे दोस्त, बड़ा इजी चैप्टर है बिलियन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो यार सॉल्यूशन। क्या बोलते हो? सॉल्यूशन। लो साहब, इंग्लिश में भी हमने देख लिया क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन बोलते हैं सर। ठीक है, अब ये बिलियन होता क्या? तो सबसे पहले परिभाषा याद कर लो ठीक से। बिलियन जब भी बनेगा वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनेगा, जैसे कि चाय हो गई, चाय वाला। ठीक है, तो चाय जो है आपके पास, वो क्या आपके पास बिलियन होती है। उसमें क्या बनता है यार, उसमें थोड़ा सा दूध लो, चाय की पत्ती डालो, पानी मिलाओ और लगा दो भतकी, बस बन के तैयार हो गई चाय आपकी। तो उसमें सभी जगह गुण समान होते हैं, तो वो होता है तुम्हारे पास क्या, समांगी मिश्रण। क्या बनता है? समांगी मिश्रण। वैसे ही आपको बनाना शरबत, तो आपने वाटर लिया, वाटर में क्या कर दिया, चीनी मिला दी, अरे नींबू भी घोल दिया, और जो दिल चाहे वो घोल दो। ठीक है, तो वो बन के तैयार होता है आपके पास शरबत। शरबत भी क्या आपके पास एक समांगी मिश्रण है, और सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, हमारे बिलियन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यह सभी समांगी मिश्रण बिलियन कहलाते हैं। तो ये रियल लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देख रखे हैं, किसके, सॉल्यूशन के। तो मैं यहाँ परिभाषा लिखने वाला हूँ, देखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, तो अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान देना बिलियन की परिभाषा में समांगी वर्ड जो आना चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बहुत बढ़िया साहब, बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, इस लाइन पे ध्यान देना, समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, या सभी समांगी मिश्रण बिलियन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लिखोगे इसका, तो एग्जांपल क्या होगा बेटे इसका, तो एग्जांपल बड़ा इजी होने वाला, वही जल तथा चीनी का, जल तथा, ठीक है सर, जल तथा चीनी का बिलियन ले लिया मैंने, जल तथा चीनी का घोल बना देता हूँ मैं। नमक का जल में घोल, नमक का जल में घोल, ये सब क्या बिलियन होते हैं आपके। तो जल तथा चीनी का घोल मैंने डाल दिया है ना एग्जाम्पल में। तो समझ में आया परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा एक चीज़ और है इसमें, देखो बिलियन के अवयव, बिलियन के कितने अवयव होते हैं वो लिखवा दे रहा हूँ। देखो बिलियन के कितने अवयव होते हैं, तो बिलियन के अवयव। ठीक है सर, बिलियन के अवयव बताओ जरा कौन कौन से होते हैं। तो बिलियन के 2 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं बिलियन के? 2 अवयव होते हैं। और होते कौन कौन से हैं? एक तो विलेय और एक विलायक, जिससे मिलकर क्या होता है, बिलियन बनता है। ये नॉर्मल परिचय है, इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन का, अभी तो कहानी आने वाली है। ठीक है, तो बिलियन के 2 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं बिलियन के? बिलियन के 2 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेंगे। बिलियन के 2 अवयव होते हैं। चलो साहब, बिलियन के 2 अवयव होते हैं। सर बता सकते हो कौन कौन से होते हैं? अरे यार क्यों नहीं भाई, एक तो होता है हमारा विलेय, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, विलायक। बहुत बढ़िया सर, एक कौन सा होता है, विलेय, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, विलायक। ठीक है सर, ये विलेय और विलायक क्या होते होंगे आप? विलेय, देखो विलेय छोटा है, विलेय क्या है, विलेय शब्द भी छोटा है, विलायक शब्द भी बड़ा। तो विलेय छोटा है तो विलेय क्या होता है, कम होता है, और विलायक क्या होता है, अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ वाटर ले लिया मैंने, चलो साहब मैंने 1 गिलास में पानी लिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, नमक डाल दिया, या चलो चीनी डाल दी मैंने। ठीक है, 1 या 2 चम्मच, यानी कि वाटर में मैंने 1 या 2 चम्मच चीनी घोल दी, चीनी घोल दी, चलो घोल दी चीनी हमने, बन गया शरबत। अब इसे पी लो। अरे पीना नहीं है यार, एक घर पे लेना आप। ठीक है, तो फिलहाल क्या है मेरे पास, अभी मैंने चीनी ली है 1 चम्मच, और उस 1 चम्मच चीनी को मैंने वाटर में घोल दिया, वाटर में, मेरे पास बन गया बिलियन। अब इसमें विलेय विलायक कौन सा, जो घुल जाता है वो विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। बताओ जरा, सोचो कि इसमें विलेय कौन सा होगा। विलेय क्या है मेरे पास, चीनी है, क्योंकि चीनी घुल जाती है, और ब्लैक क्या है मेरे पास, जल है। तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट, आपको पता होना चाहिए वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट, यानी कि जल
हमेशा विलायक ही रहेगा, कभी भी वो विले नहीं बनेगा। ठीक है, हर एक चीज़ जल में घुलना पसंद करती है। चलो शराब ले लो, शराब को पैक बना के पीते हैं लोग, तो क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को डाल देते हैं पानी में, बन गया पैक। ठीक है, तो वो भी क्या है, जल में घुलती है। अच्छा, दूध में आपने पानी मिलाया है, पानी में आप दूध मिलाओगे तो कौन घुलेगा, घुलना दूध ही है। ठीक है, दूध विले होगा और तुम्हारे पास जो पानी है वो क्या होगा, तुम्हारे पास विलायक होगा। ध्यान देना, हर एक चीज़ जल में घुलना पसंद करती है, तो जल हमेशा सोलवेंट रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ आ जाए। इसलिए बोला जाता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सोलवेंट। इसके बाद देखो जरा, तो विलय क्या होता है, कम होता है, और विलायक कैसा होता है, मेरे पास ज़्यादा होता है। विलय कम होता है, विलायक कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ परिभाषा, ऐसे पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में होते हैं विलय कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो बिलियन में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं विलायक कहलाते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ परिभाषा को भी, ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो बिलियन में कैसे होते हैं, कम मात्रा में होते हैं बेचारे, या घुल जाते हैं, कम मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। बहुत बढ़िया सर, विलय कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में होते हैं विलय कहलाते हैं। अल्लाह भैया हो गया, विलय कहलाते हैं। अब ये विलायक लिख लोगे परिभाषा, अरे यार इतनी छोटी छोटी परिभाषा नहीं लिखोगे। विलायक वही ऐसे पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में होते हैं विलायक कहलाता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, एकदम समझने लायक। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो बिलियन में कैसे होते हैं बेटे, जो बिलियन में अधिक मात्रा में होते हैं, जो बिलियन में अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे विलायक कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंट्रोडक्शन होना बड़ा ज़रूरी है बिलियन का, बिलियाँ। ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होना बड़ा ज़रूरी है इसका। अगर नॉर्मल इंट्रोडक्शन आप नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बिलियन के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है नहीं। तो इसलिए नॉर्मल इंट्रोडक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा बिलियन होता क्या है, तो आगे चीज़ें कैसे पढ़ पाओगे आप यार। तो ऐसे पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में होते हैं विलायक कहलाते हैं। ठीक है सर, बढ़िया। अब एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, ठीक है, तो जल तथा चीनी का विलयन, जल तथा चीनी का विलयन, जल तथा चीनी का विलयन। बताओ बेटे ज़रा, जल तथा चीनी में विलय विलायक कौन सा है, बताओ जल्दी फास्ट एकदम। जल और चीनी में कौन सा विलय और विलायक है, बिल्कुल ठीक। चीनी क्या है आपके पास, चीनी क्या है मेरे पास, विलय है। ठीक है, ठीक है, और जल मेरे पास क्या है, विलायक है। ठीक है सर, जल क्या है मेरे पास, विलायक है, ऑलवेज ये रहेगा हमेशा। ठीक है, चीनी क्या है मेरे पास, विलय है, और जल क्या है मेरे पास, विलायक है। क्योंकि चीनी को जल में घोलते हो तुम्हारे पास क्या बनेगा, विलय हमेशा चीनी रहेगी। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक बोरी चीनी है और एक गिलास पानी है, एक बोरी चीनी है एक गिलास पानी है, तो विलय और विलायक कौन सा है। एक बोरी चीनी ली है मैंने और एक गिलास पानी डाल दिया बोरी में, तो विलय और विलायक कौन सा है, बताओ ज़रा। अरे भाई चीनी विलय ही रहनी है, कन्फ्यूज़ हो गए, चीनी क्या रहनी है, विलय ही रहनी है, और जो वाटर है वो आपके पास विलायक ही रहना है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ये ध्यान देना, कभी भी चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और चीनी जो है वो हमेशा विलय रहेगी। लेकिन यहाँ पे बिलियन नहीं बनेगा। क्यों बनेगा बिलियन, क्योंकि चीनी ज़्यादा हो रही है, विलय ज़्यादा हो रही है, विलायक कम हो रहा है, तो कैसे बन सकता है बिलियन पे, दिमाग तो लगाओ यार नलायक को। देखो उसके बाद देखो सही करके, तो चीनी क्या है मेरे पास, विलय, और जल क्या है मेरे पास, विलायक। ठीक हो गया। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि यार विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलय और विलायक जब मिलाओगे आप तो क्या बनाते हैं, विलय और विलायक मिलकर बनाते हैं विलयन। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, समझ में आ जाना चाहिए एकदम। विलय, ठीक है सर, विलय विलय, विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो गया मेरे पास, विलयन। बराबर क्या हो गया मेरे पास, विलयन। ठीक है सर, विलय प्लस विलायक बराबर हो गया मेरे पास विलयन। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, इससे कई सारे सवाल करने वाले हैं हल हम आगे जाके। ठीक है, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। अच्छा चलो मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, बताता हूँ, देखता हूँ आज कैसे पता चलता है। मेरे पास क्या है, 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम क्या है मेरे पास, विलयन है, और उस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम चीनी है। ठीक है, 100 ग्राम विलयन है और उस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम चीनी है। अब आप मुझे ये बताओ कि विलायक कितना बचा बेचारा। 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम क्या है, विलयन है, 100 ग्राम विलयन है, और 10 ग्राम क्या है मेरे पास, चीनी है, 10 ग्राम चीनी है, विलय 10 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम विलयन है, तो यार विलायक कितना बचा,
लगाओ दिमाग, 90 ग्राम बचा विलायक। अब तुम्हें तो लगाओगे पता ना कैसा हिसाब लगा रहे होगे, एक पता ना होगा कौन सा हिसाब लगा रहे होगे। तो चीनी क्या, बिलियन कितना है मेरे पास, 100 ग्राम है, और चीनी क्या है मेरे पास, 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम क्या है मेरे पास, चीनी हो गई यार, इसमें 10 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम बिलियन है, तो विलायक कितना रह गया, 90 ग्राम हो गया। अगर आपको बिलियन पता है और अगर आपको विलय की मात्रा पता है, बिलियन पता है, विलय की मात्रा पता है, तो सारे साहब विलायक निकाल सकते हो, वो भी अपने दिमाग से। अच्छा चलो ठीक है, एग्जाम्पल एक और बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास 80 ग्राम जल में आपने 20 ग्राम चीनी घोल दी है, 20 ग्राम चीनी घोल दी है, तो बिलियन कितना हो गया, 80 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी घोल दी है, बिलियन कितना हो गया, राइट आंसर 100 ग्राम, बिल्कुल सही भाई। कितना है तुम्हारे पास, 100 ग्राम। बिलियन कितना हो जाएगा आपके पास, 100 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 80 ग्राम जल है, विलायक है, 20 ग्राम चीनी है, विलय है, 80 + 20 क्या बन गया तुम्हारे पास, बिलियन हो गया 100 ग्राम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे न्यूमेरिकल में हल करने वाले हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि विलय विलायक कैसे निकालते हैं, है ना। कि विलय दे रखा होगा, विलय और बिलियन दे रखा तो विलायक निकाल सकते हो, अगर बिलियन विलय दे रखा तो आप विलायक निकाल सकते हो, अगर विलय विलायक दे रखे तो आप विलय निकाल सकते हो। काफ़ी हद तक ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा, विलय प्लस विलायक बराबर बिलियन, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन के प्रकार, ठीक है, बिलियन के प्रकार। इसे हटाओ पहले ज़रा, बीच में मिस्टेक कर रहा है ये, देखो फिर डाल देता हूँ मैं हेडिंग, बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, ठीक है सर, बिलियन के प्रकार बता दो, ठीक है। तो यार बहुत लंबा क्लासिफिकेशन होने वाला है, बहुत लंबा, क्योंकि इतना मोस्टली क्वेश्चन नहीं है पेपर में आने लायक, लेकिन ये बेसिकल नॉलेज है, आपको आनी चाहिए ये नॉलेज यार ये, ठीक है। देखो फिर, तो सबसे पहला नंबर मेरे पास लेता हूँ मैं विलय तथा विलायक की, विलय तथा विलायक की, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, तो पता नहीं क्या समझ गए अभी, अवस्था के आधार पर, ठीक है, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे, ओनली 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है साहब, 9 प्रकार के होते हैं। विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार के कैसे होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास विलय होगा और अगर मेरे पास यहाँ पर विलायक होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आएगा बेटे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लूँगा मैं ठोस, जब मेरे पास विलय ठोस होगा और मेरे पास विलायक कैसे होगा, गैस होगा, ठीक है, द्रव होगा, पहला ठोस का ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या होगा, गैस होगा। अच्छा, ठोस देखा आपने, जितने भी हमारे आसपास पदार्थ आप देख रहे हो जो जल की तरह नहीं बहते हैं, चाहे इन्वर्टर हो, बैटरा हो, जो चीज़ किताबें हैं, पेन पेंसिल हैं, ये सब के सब सॉलिड में आते हैं, ठोस में आते हैं, जो पानी की तरह नहीं बहते हैं। ध्यान देना, तो वो सब के सब ठोस होते हैं, इनके बारे में तो नॉलेज होगी आपको। इसके साथ विलयन बनाओ, फिर बेचारा इसके साथ बनाओ, फिर बेचारा ये इसके साथ में, तो विलय क्या है मेरे पास, ठोस। अब तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा यार, विलय ठोस है और विलायक भी ठोस है, देखो विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, घूम गया दिमाग। विलय कैसा है मेरे पास, ठोस है, विलायक भी कैसा ठोस है, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, इसका एग्जाम्पल बनता है, देखो सोना जो होता है इतना मुलायम होता है कि उसको आप पहन नहीं सकते हो, ठीक है, सोना इतना मुलायम होता है कि सोने को आप पहन नहीं सकते हो, लगा लो हिसाब। तो सोने को हार्ड करने के लिए इसमें कॉपर मिलाया जाता है और दोनों के दोनों ठोस होते हैं, कॉपर भी ठोस होता है और सोने भी ठोस होता है। तो सोना, ठीक है, और तांबे का मिक्सचर, है ना, सोना और तांबे का मिक्सचर एग्जाम्पल होता है इसका, सोना तथा तांबे का मिक्सचर, तांबे का मिश्रण, ठीक है भाई। और बताओ जरा एग्जाम्पल, तांबे की जगह पीतल भी लिख सकते हो, तांबे की जगह पीतल भी लिख सकते हो। अब ठोस विलय है, विलायक द्रव है, ऐसा कौन सा है यार, विलायक द्रव है, द्रव में क्या तुम्हारे पास ठोस घोल रखा है, ठीक है, विलय ठोस है और तुम्हारे पास विलायक क्या द्रव है, बताओ जरा एग्जाम्पल। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल है, इसको तुम समझ ही जाओगे, ये तो तुम्हारे दिमाग में ही है, बताया थोड़ी पहले, नमक का घोल, चीनी का घोल, क्योंकि विलय कैसा होता है, ठोस होता है, और विलायक कैसा होता है मेरे पास, लिक्विड फॉर्म होता है, वाटर जो होता है। तो ये आ गया तुम्हारे पास नमक का घोल, बोल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है सर, नमक का घोल, नमक का घोल। इतनी इजी चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप लोगों के यार। अब ठोस मेरे पास विलय है और विलायक क्या है मेरे पास, गैस है। ओ माय गॉड, ठोस कैसा है मेरे पास, विलय है, और विलायक कैसा है मेरे पास, गैस है। यार क्या होगा, क्या होगा, धुआं होगा। धुएं में क्या होता है,
कि एक तो तुम्हारे पास गैस तो होता है नॉर्मल, उसमें क्या होता है वायु के जो कण होते हैं वो छिपे होते हैं, यानी कि जो धूल के कण होते हैं वो छिपे हुए होते हैं उसके अंदर। तो धुआं आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, धुआं हो गया। अब देखो फिर इसके बाद में मेरे पास लिक्विड आता है, द्रव, फिर मेरे पास ठोस। एक कंडीशन ये वाली मेरे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास एक कंप्लीट हो गई। अब दूसरा देखो द्रव आ गया मेरे पास, ठोस आ गया, फिर द्रव और फिर गैस। अब बनाओ बेटे इसका मिक्सचर, इसका मिक्सचर, इसका मिक्सचर। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी है, बिना समझे इस चैप्टर को आप कर नहीं पाओगे। देखो ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ आपसे। तो द्रव मेरे पास विलेय है इस बार, और विलायक क्या है मेरे पास, ठोस है। इस बार घोलना है आपको, द्रव को घोलना है ठोस में। अब लगाओ अंदाज़ा कैसा कौन सा होगा। तो देखो पारा देखा आपने, मरकरी। पारा किसी आदमी का नाम नहीं है कि हाँ मैंने देखा मेरे गांव में है पारा। पारा क्या होता है, मरकरी होती है, ठीक है। अब जो ये मरकरी होती है, इस मरकरी का यानी कि पारे का सोडियम के साथ मिश्रण, सोडियम के साथ मिश्रण, ठीक है। सोडियम धातु होती है ठोस, पारा लिक्विड होता है, के साथ मिश्रण, ठीक है। अब द्रव, ओ माय गॉड, द्रव से द्रव में, यानी कि द्रव विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। जरा बताओ, चलो मैंने एक जल ले लिया, विलायक मेरे पास जल है, उसमें आपको एक लिक्विड चीज़ और घोल देनी है, जैसे कि नील मान लो, ठीक है। नील तथा जल का मिश्रण हो गया आपके पास, या एथिल अल्कोहल ले लो, या शराब पैक जो बनाते हैं वो ले लो। थोड़ा सी पानी लिया, पानी में क्या कर दिया उन्होंने, डाल दी थोड़ा सा दारू, हिला जला कर डाल दिया और बन गया पैक, पी गए, ठीक है। तो वो ले लो, चलो ये ले जाऊँ मैं, जल तथा एथिल अल्कोहल C2H5OH, यानी कि शराब का मिश्रण हो गया, ठीक है। अब यार विलेय मेरे पास द्रव है और विलायक मेरे पास गैस है, ये और देखना मुझे है। विलेय मेरे पास क्या है, विलेय इस समय मेरे पास क्या है यार, लिक्विड है, और जो मेरे पास विलायक है वो गैस है। यार इसका एग्जांपल क्या होगा, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार। गैस में द्रव घुला हुआ, यानी कि गैस में आपने द्रव घोल रखा है, गैस में आपने क्या कर रखा, द्रव घोल रखा है, तो कोई ना कोई तो एग्जाम्पल होगा इसका, बताओ ज़रा। वायु में नमी, वायु देखा ना, चलो बहुत तेज धूप हो रही है, उसमें नमी होगी नहीं होगी, हाँ नमी होगी, क्योंकि भैया वाटर लगातार वेपर बन के वायुमंडल में पहुंचता रहता है, इसको बोलते हैं। फिर बरसने के बाद फिर नीचे आ जाता, फिर भाप बनता, फिर ऊपर चला जाता, ये प्रोसेस चलती रहती है ना। तो वायु में नमी, वायु तो मेरे पास गैस ही है, वायु में नमी, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद देखो फिर से देखो एक बार जरा गैन, और 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद देखो अब मेरे पास आगा गैस फॉर्म का, ठीक है सर। गैस मेरे पास विलेय होगी, गैस का ठोस में बनाएंगे, फिर द्रव में बनाएंगे, और ले भैया फिर बनाएंगे हम गैस में, ठीक है भाई। चलो साहब पहले गैस का ठोस में बनाओ, फिर द्रव में बनाओ, और फिर गैस में बनाओ। चलो साहब गैस का ठोस में मिश्रण लेते हैं हम। तो गैस का जब ठोस में लोगे ना आप, तो गैस का ठोस तो देखो एक तो था हाइड्रोजन, यानी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का जमा होना, या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण बोल दो, या फिर प्लेडियम भी आता है, प्लेडियम बोल दो, या इसको प्लेडियम, यानी कि प्लेडियम पर H2 गैस का अधिशोषण, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, H2 गैस का अधिशोषण, ठीक है, H2 गैस का अधिशोषण, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। गैस और द्रव, यानी कि मेरे पास विलेय गैस है और विलायक मेरे पास द्रव है, विलायक द्रव है, विलेय गैस है। तो एग्जाम्पल क्या, आपने पी रखी है, पी नहीं रखी है, समझ लो नहीं, पी रखी है मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रखी है, ठीक है। नहीं तो कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, उसके अंदर जब तेजी से आप डाट खोलते हो तो हाई प्रेशर पे गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, वहाँ पे हेयर निगम लागू होता है। तो यार वो जो एग्जाम्पल होता है ना, वो किसका होता है तुम्हारे पास, इसी का होता है, यानी कि गैस जो होती है वो विलेय होती है, उसमें गैस छिपी हुई होती है, और जो विलायक होता है वो द्रव होता है आपके पास। तो मैं लिख दूंगा, देखो जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल में CO2 गैस, जल में CO2 गैस। तो गैस टू गैस में ये मेरे पास वायु हो गया, ठीक है, मेरे पास वायु हो गया। गैस टू गैस मेरे पास क्या हो गई, वायु। अगर नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा नहीं आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लियो, गैस में जो मिक्सचर बनता है वो वायु बनती है, गैस में जो मिक्सचर बनता है वो वायु बनती है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद पढ़ते हैं विलेय पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो चलो फिर यहाँ तक समझ में आया, तो शुरू करते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार या विलयन का वर्गीकरण। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, सेकंड नंबर मेरे पास, सेकंड नंबर क्या होने वाला भाई इसका, विलेय पदार्थ की, काय के बेटे, विलेय
पदार्थ की, विलेय पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, अरे यार, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन का मात्रा रहने दो यार, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार का विलयन होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का विलयन, ठीक है, 5 प्रकार ओनली, 5 प्रकार का विलयन होता है, 5 प्रकार के विलयन होते हैं, ठीक है साहब। कौन कौन से होते हैं वो ही बता दो, बड़े परेशान हैं। पहला होता है अति तनु विलयन, यानी कि तनु विलयन, तनु विलयन। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होगी तनु विलयन की, बताओ ज़रा मुझे, तनु विलयन की क्या परिभाषा होगी? तो ऐसे विलयन, ध्यान देना, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं। पतला पतला, समझ लो इसको, बहुत ही पतला विलयन होता है ये, जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में घोला गया हो। एग्जाम्पल बताओ ज़रा। देखो मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर पानी है एक गिलास में, ठीक है भाई, और यहाँ भी मेरे पास 1 लीटर पानी है एक गिलास में, समझो ऐसा माइंड लगा के, दोनों में क्या है 1 लीटर पानी है, इस गिलास में भी इस गिलास में, लेकिन मैंने इस गिलास में 1 चम्मच चीनी घोली है, इस गिलास में मैंने 2 चम्मच चीनी घोली है। जरा मुझे बताओ विलयन कौन सा पतला होगा, कौन सा गाढ़ा होगा? यह वाला विलयन कैसा होगा? गाढ़ा होगा। और यह वाला विलयन कैसा होगा? पतला होगा। क्यों पतला होगा? पतले विलयन को बोलते हैं तनु, तनु मतलब डाइल्यूट, पतला, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी है? कम है, इसलिए पतला, और यहाँ विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होगी? ज़्यादा होगी, इसलिए क्या है तुम्हारे पास? गाढ़ा होगा, ठीक है नहीं। तो तनु विलयन कैसे कहते हो आप? ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। मैं लिखने वाला हूँ परिभाषा, ठीक है। ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। मात्रा कैसी होती है? कम होती है। क्या कहलाते हैं हमारे? तनु विलयन कहलाते हैं, तनु विलयन कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है यार। सेकंड नंबर लो भाई जरा, सांद्र विलयन। ये सांद्र विलयन क्या होता है आपका? है भाई, ये जो सांद्र विलयन है ये क्या होता है आपका? तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। लिख दे रहा हूं मैं भी परिभाषा, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है बेटे? जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। क्या कहलाते हैं आपके? अधिक होती है। जिनमें ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाते हैं? सांद्र विलयन कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं, है ना? हो गया ना? तो यहाँ विलेय पदार्थ ज़्यादा होगा, इसका मतलब है ये सांद्र हो गया, ये वाला कैसा हो गया? तनु हो गया। दूसरा आता है, थर्ड नंबर मेरे पास आता है इसका असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन। यार ये क्या होते हैं भाई? असंतृप्त, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक होती है, सांद्र से भी कैसी होती है? अधिक होती है। वो कैसे होते हैं तुम्हारे पास? असंतृप्त विलयन होते हैं, ठीक है। ऐसे विलयन, ऐसे विलयन, ध्यान देना, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है बेटे? मात्रा और अधिक होती है, ध्यान देना, और अधिक होती है। क्या कहलाते हैं आपके? और अधिक होती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। लो साहब, इतनी छोटी सी परिभाषा थी और इस परिभाषा को याद करने में तुम्हें दिक्कत पड़ रही थी। तो पहले कम, फिर अधिक, फिर और अधिक, और अब अधिकतम, ऐसे याद किया था इनको। यहाँ क्या थी? विलेय पदार्थ की मात्रा कम थी। यहाँ कैसी है? विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है ना? और यहाँ कैसी है? विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक है। और यहाँ तो भैया क्या हो गया? अधिकतम हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो ऐसे विलयन, तो मेरे पास आ गया देखो संतृप्त विलयन। कौन से विलयन आ गया मेरे पास? संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है सर, संतृप्त विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? अधिकतम होती है। ध्यान देना, मैं लिखने वाला हूँ ऐसे विलयन, ऐसे विलयन
जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होने वाली है बेटे? ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है। कैसी होती है? अधिकतम होती है। संतृप्त विलयन कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आई एम राइट? ओके सर, राइट। अब एक और आ गया तुम्हारे पास अति संतृप्त। कौन सा आ गया तुम्हारे पास? अति संतृप्त। ठीक है, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब ये क्या होता है अति संतृप्त विलयन? तो देखो, संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक, संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा से अधिक, यार अधिकतम से भी अधिकतम, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उससे ज़्यादा विलेय डाल नहीं सकते आप। अधिकतम से भी अधिकतम कहते ना सुपर डुपर, तो सुपर डुपर, सुपर तो होती है, ऊपर से लगा दिया डुपर। ठीक है, तो वो वाला हिसाब है अधिकतम से भी अधिकतम। ठीक है नहीं? तो संतृप्त अवस्था के लिए, संतृप्त अवस्था के लिए, संतृप्त अवस्था के लिए, संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक, आवश्यक मात्रा से अधिक, आवश्यक मात्रा से अधिक, आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है। मात्रा क्या होती है? उपस्थित होती है। इसे कह देते हैं इरेज, लिख रहा हूँ मात्रा उपस्थित, चले हैं दे रहा हूँ, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। लगा लो हिसाब। ठीक है, तो विलयन का टाइप्स हमारे खत्म हो गए और अब पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता, जो कि पेपर में हर साल आती है। 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि यार विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है? नमाने पेपर उठा के देखना आप। ठीक है, 2018 का पेपर है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि विलयन की सांद्रता क्या होती है और ये कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब हमारे पास आता है। पहला टॉपिक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो टॉपिक इंपोर्टेंट है उसको मैं क्वेश्चन लिखवा के कराऊंगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का मेरे पास हो गया, और जो टॉपिक मेरे पास इंपोर्टेंट आएगा उसको मैं करवाऊंगा क्वेश्चन वाइज। ठीक है नहीं? तो विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? से आप, ठीक है, क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ठीक है, यह कितने प्रकार से, यह कितने प्रकार से, कितने प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है। ध्यान देना भैया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है नहीं? तो डाल देता हूं मैं विलयन की सांद्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। ध्यान देना, विलयन की सांद्रता क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, होती क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो पहला पॉइंट याद कर लो, विलयन की सांद्रता मतलब गाढ़ापन। और विलयन का गाढ़ापन काय पे डिपेंड करता है? विलेय पे या विलायक पे? जरा मुझे बताओ। विलयन का जो सांद्रता होती है, यानी कि विलयन की जो सांद्रता होती है वो विलेय पे डिपेंड करती है, विलायक पे डिपेंड नहीं करती। जितना ज्यादा आप विलेय घोलोगे विलयन की सांद्रता उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा आप विलेय घोलते हो विलयन की सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। यार कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना इजी टॉपिक है ये, है नहीं है? तो विलयन की सांद्रता हम किसे कहते हैं? एग्जांपल तौर पर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं। तो देखो फिर जरा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं समझाऊं मैं एग्जांपल एक, तो छोटा सा एग्जांपल है। देखो मैंने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया है। ठीक है, 1 लीटर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर वाटर लिया है, और उस 1 लीटर वाटर में मैंने 1 चम्मच चीनी घोल दी। कम गाढ़ा होगा। 2 चम्मच चीनी घोल दी, ज़्यादा गाढ़ा होगा। 3 चम्मच चीनी घोल दी, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ये बताती है कि इस विलयन के निश्चित आयतन में, यानी कि इस विलयन में कितना आपने विलेय घोल रखा है।
बिलियन की सांद्रता क्या बताती है आपको कि आपने इस बिलियन में यानी कि इस विलायक में 1 लीटर विलायक में आपने कितना चीनी या कितना विलेय पदार्थ घोल रखा। या बिलियन की सांद्रता आपको ये बताती है कि इस बिलियन में आपने कितना विलेय घोल रखा है, कितना विलेय उपस्थित है। समझ में आया? तो किसी बिलियन के निश्चित आयतन में, आयतन क्या है मेरे पास नहीं आता 1 लीटर, किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, ध्यान देना, विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। मैं लिखवाने वाला हूं परिभाषा। 1 लीटर बिलियन में, लीटर नहीं लेके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि किसी बिलियन के निश्चित आयतन में, किसी बिलियन के निश्चित आयतन में, कौन सा आयतन में बेटे? निश्चित आयतन में, किसी बिलियन के निश्चित आयतन में, ठीक है, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की, एक किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसे शो करता हूं मैं सी से, काय से? इसे कैपिटल सी बोल दो या स्मॉल सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल सी से दर्शाते हैं। किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। ओके राइट। अच्छा ये बताओ, जब आपने 3 चम्मच चीनी घोल दी तो क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा? देखो द्रव्यमान बदलेगा, लेकिन चेंज क्या नहीं होगा? द्रव्यमान लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप चीनी घोल रहे हो तो द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन आयतन पे नगण्य प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कैसे पड़ेगा? नगण्य इफेक्ट पड़ता। गाढ़ापन लगातार बढ़ता जाएगा, गाढ़ापन क्या होगा? लगातार बढ़ेगा इसका। ठीक है, चलो साहब मैं आता हूँ। किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। अगर मैं बिलियन की सांद्रता लिखूँ, सी इक्वल टू विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा, या विलायक का आयतन कर देगा उन्हें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मेरे पास ऊपर क्या होगा बेटे? विलेय होगा, और नीचे क्या होगा मेरे पास? हमेशा बिलियन होगा। ठीक है, ध्यान देना, क्या होगा मेरे पास? गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये बिलियन होगा, बिलियन का आयतन। ऊपर क्या होगा? विलेय होगा, और नीचे क्या होगा? हमेशा बिलियन होगा। ध्यान देना, ऊपर क्या होगा? विलेय होगा, नीचे क्या होगा आपके पास? बिलियन होगा। रट्टा मान लो, ठीक से समझ लो इस चीज़ को। ऊपर क्या होगा? विलेय, नीचे क्या होगा? बिलियन होगा। अब देखो, बिलियन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बिलियन की सांद्रता को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, किया जा सकता है। कितने प्रकार से? साहब पहला प्रकार बता दो मुझे। पहला होता है तुम्हारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है सर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मेरे पास आयतन प्रतिशत। ठीक है, कौन सा होता है? आयतन प्रतिशत। ठीक है सर। तीसरा कौन सा होगा? आयतन प्रतिशत। जो तीसरा नंबर है वो है मोलरता। कौन सा होता है? मोलरता। कर देगा तुम्हें तोतला ये। चौथा नंबर क्या है? मोललता। लो साहब यहाँ देखो, मोललता क्या है? मोलरता। और फिफ्थ नंबर मेरे पास आगा पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। ठीक है सर। उसके बाद बताओ जरा, उसके बाद जो आता है मेरे पास 6 नंबर आता है, और वो आता है तुम्हारे पास मोल प्रवाह, यानी कि मोल अंश या मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन। बहुत सारे नाम आते हैं, इस चीज़ के कई नाम से पुकारा जाता है, ये एक ही चीज़। ठीक है, तो बिलियन की सांद्रता को आप 6 प्रकार से, नॉर्मलता, फॉर्मलता भी आती है, लेकिन उसमें मैं शो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमारी बुक की सीमा से बाहर है नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो डायरेक्टली देखो, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, पीपीएम में सांद्रता और मोल अंश। 6 टाइप का हो गया, है ना। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं इसमें हम? द्रव्यमान परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज। तो पहला नंबर ला देता हूँ मैं एडिटिंग। क्या है मेरे पास? पहला नंबर है मेरे पास द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है सर, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाओ बढ़िया करके। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, यानी कि वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। ठीक है, मास परसेंटेज वेट बाई वेट होती है। ये क्या होती है? मास परसेंटेज वेट बाई वेट होती है। अब देखो, ऊपर भी वजन है और नीचे भी वजन है। वेट मतलब भार। भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता नहीं होता। परसेंटेज, ध्यान देना, प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब पर सेंचुरी,
परसेंटेज पर सेंचुरी, यानी कि जो भी लोगे आप 100 में से लोगे। अरे प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब हुआ, प्रतिशत मतलब 100, ठीक है। 100 ग्राम, यानी कि ये भी काय में है, ये भी ग्राम में, और ये भी काय में है, ये भी ग्राम में है, क्योंकि वजन का द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम या ग्राम होता नहीं होता। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, कई नाम आ जाते हैं इसके। तो ध्यान देना, ऊपर भी ग्राम में, यानी कि विलेय भी ग्राम में है और विलायक भी क्या है, ग्राम में है। विलेय भी ग्राम में है और विलायक भी क्या है आपका, ग्राम में है, दोनों के दोनों ग्राम में है। यानी कि बेचारा विलेय भी ग्राम में है और बिलियन जो है आपके पास, बिलियन जो है वो भी ग्राम में है, ठीक है। विलेय भी ग्राम में है और बिलियन भी ग्राम में है। विलेय भी ग्राम में है और बिलियन भी क्या है आपके पास, ग्राम में है। ध्यान देना है, पर कितने ग्राम बिलियन लोगे आप, कुल 100 ग्राम बिलियन लोगे। कितने ग्राम लोगे, 100 ग्राम बिलियन लोगे। 100 ग्राम क्यों लिया है, अबे प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 100 है, यानी कि प्रतिशत, प्रति 100 में से जो लोगे आप 100 में से लोगे, ठीक है। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान, विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को, ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं बेटे, ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है यार। 100 ग्राम बिलियन है, मैंने फिक्स कर दिया बिल्कुल, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, वो भी काय में लोगे बेटा आप, ग्राम में, ठीक है, अपॉन बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, ये भी काय में लोगे आप, ग्राम में, और गुणा कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इतनी छोटी चीज़ नहीं समझ पा रहे हो आप, समझ पे तो अब आगा तुम्हारे, देखो एग्जाम्पल से। चलो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसका, मुझे बताओ जरा बेटे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। मैंने बोल दिया कि मेरे पास 5% बेड बाई बेड ग्लूकोज बिलियन का क्या मतलब है, ग्लूकोज बिलियन का क्या मतलब है, बिलियन का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है, ज़रा मुझे बताओ। अर्थ है कि क्या अर्थ होगा, 5% बेड बाई बेड ग्लूकोज बिलियन का क्या अर्थ है। देखो 5% बेड बाई बेड, 5% है ना मेरे पास, जब परसेंट हटाओगे तो बेटे क्या करोगे, 100 से भाग कर दोगे, तो 5 ग्राम नीचे 100 ग्राम, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम बिलियन हो गया, और 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम क्या है मेरे पास, ग्लूकोज है। बिलियन तो बिल्कुल फिक्स है, तुम तो घबरा रहे हो यार इस चीज़ को देख देख के, ऐसे घबराओगे तो कैसे पढ़ोगे फिर। 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज है यार, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। इतना छोटा एग्जाम्पल है, उपस्थित है। अब इसका सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं हम, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ लेते हैं बेटे, आयतन प्रतिशत, ठीक है सर, आयतन प्रतिशत दे पढ़ा दीजिए। आयतन प्रतिशत, देखो ज़रा क्या होता है ये आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ऊपर मैंने समझा दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ml में होगा, ये भी काय में होगा, ml में होगा। फिक्स कर देंगे बिलियन बिल्कुल 100 ml, क्या कर देंगे हम, परसेंट है ना, तो 100 ml बिल्कुल फिक्स कर देंगे, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, बिलियन में विलेय पदार्थ के, काय के, विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ml में आयतन को, ml में आयतन को हम क्या बोलते हैं, आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 100 ml बिलियन में विलेय पदार्थ के ml में आयतन को हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। कितना इजी चीज़ है, कितना इजी पॉइंट है यार। 100 ml बिलियन में विलेय पदार्थ के ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कितना इजी पहला चैप्टर, 8 नंबर दिलवा जाएगा चैप्टर आपको, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। वो बेटे काय में, ये भी ml में होगा और ये भी काय में होगा, ml में होगा, और गुणा हो जाएगा मेरे पास 100। कितना होगा मेरे पास गुणा में 100। अब ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं करने के लिए बेटे
कि यार एग्जाम्पल इसका मेरे पास मान लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखवा देता हूँ उसका एग्जाम्पल। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया हो तो ले लेना, ठीक है। इसका मैं अगर एग्जाम्पल लिखवाऊँ आपको, तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको, तो इसका एग्जाम्पल आएगा, देखो मैंने मान लिया मेरे पास 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड है, ये H2SO4, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड के बिलियन का क्या अर्थ होगा, के बिलियन का क्या मतलब है, अर्थ है कि बता सकता है कोई क्या अर्थ होगा? सोचो जरा एक बार कि यार 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4 के बिलियन का क्या अर्थ है। जितने भी आप ट्यूब लगाते हो ना, खुजली खुजाट की ट्यूब देख लेना आप, या मार्केट में जो भी ट्यूब लगाते हो वहाँ पे बेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई बेड, ठीक है, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे ट्यूब में कि 0.5% क्लोरीन, बेड बाई वॉल्यूम 0.3% क्लोरीन, ये वाई ये। तो बहुत सारे एग्जाम्पल में इसको हमें देखने मिल जाते हैं चीज़ें ये वाला। अब बताओ जरा 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड के बिलियन का क्या अर्थ है, सोचो ना पता? चलो फिर हम बताते हैं आपको क्या मतलब होगा भैया। 100 ml बिलियन है, और 100 ml बिलियन में कितना है, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित है 100 ml बिलियन में। ध्यान देना 10% बेड बाई बेड H2SO4 बिलियन का क्या अर्थ है कि 100 ml बिलियन में 10 ml H2SO4 उपस्थित है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज है आपकी, उपस्थित है। जो चाहिए वही लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जो चाहिए पेपर में जो लिख के आना वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है नहीं। हो गया एग्जाम्पल। तो दोनों के दोनों सेम थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, दोनों छोटे थे। अब क्या करते हैं, दोनों को बड़ा कर देते हैं, ग्राम को किलोग्राम में और ml को लीटर में। तो उसके लिए आती है हमारे पास मोलरता। इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मोलरता। थर्ड नंबर मेरे पास है मोलरता, ठीक है नहीं। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास, मोलरता, मोलर टी, ठीक है भाई। मोलरता मतलब मोलर टी, ठीक है, मोलर टी आ गया आपके पास। चलो साहब, मोलरिटी। इसके बाद देखो जरा से करके क्या होता है मोलरता। अच्छा क्या होता है मोलरता, क्या होती है ये मोलरिटी? देखो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। बिलियन फिक्स कर दिया मैंने 1 लीटर, बिलियन कितना कर दिया मैंने, बिल्कुल फिक्स कर दिया। कितना कर दिया मैंने, 1 लीटर। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा मोल, मोल बराबर होता है भार बट्टा अणु भार। चलो पहले मैं लिखवाऊँ जरा इस चीज़ को, फिर समझाता हूँ। तो देखो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, ठीक साहब, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, ठीक है, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है भाई, बिलियन की मोलरता कहते हैं। कितना इजी था यार ये चीज़ें, देखो तो कितनी इजी लग रही हैं ये। जब देखोगे ना किताब खोल के तो बड़ा हार्ड लगेगा, पर होती बड़ी इजी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में बड़ी टफ लगती हैं लेकिन होती ईजी हैं। जैसे कि हमारा एक चैप्टर ये आएगा, टॉपिक हैगा, लेकिन पहली बार में पढ़ोगे तो आप बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन बार बार इसी वीडियो को रिपीट करके देखना। आप 100% श्योर है कि आप हर एक टॉपिक बाई टॉपिक समझ जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज इतनी ईजी लिखवा रहा हूँ मैं, है नहीं है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। ध्यान देना, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक है साहब। इसको हम कैपिटल M से शो कर देते हैं, है ना। तो मोलरता बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, सर इसका फॉर्मूला तो लिखवा दो यार, फॉर्मूला तो हमें याद ही नहीं हो रहा है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है सर, विलेय के मोलों की संख्या। सर चैप्टर इतना बड़ा है, सर चैप्टर तो बड़े होते ही हैं। अब 10 चैप्टर बड़े बड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे। विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन काय में है, ये लीटर में, बिलियन का आयतन काय में ले रखा है मैंने भैया, ये लीटर में ले रखा, ठीक है, लीटर में ले रखा है। इसको हटा दो, बेवजह में जगह वेस्ट कर रहा है ना। मोलरता
या अब देखो मोलरता जो है ना, मोल जो मोलों की संख्या आती है, अच्छा ये बताओ एक मोल में कणों की संख्या कितनी आती है, एक मोल में कितने परमाणु होंगे आपके, तो एक मोल में 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं, इसको नोट कर लियो। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणा 10⁻23। अगर मैंने बोल दिया मेरे पास एक मोल अंडे हैं, तो मेरे पास कितने अंडे होंगे, दिमाग लगाओ, 6.023 गुणा 10⁻23। अगर मैंने बोल दिया कि आपके पास एक मोल साइकिल है, तो आपके पास कितनी साइकिल हैं, आपके पास 6.023 गुणा 10⁻23 साइकिल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, है ना। तो अगर मैं मोल निकालूंगा तो मोल निकालता हूँ मैं भार बटा अणुभार करके, भार बटा अणुभार करके। तो मोलरता बराबर विलेय का भार, काय का, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा विलेय का अणुभार, है ना, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। और अपोन में आ जाएगा मेरे बिलियन का आयतन, क्या आ जाएगा मेरे पास, बिलियन का आयतन, वो भी काय में आगा, लीटर में आगा भाई, ये काय में आगा, ये लीटर में आ गया। तो मोलरता बराबर कितने हुई तुम्हारे पास, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार बटा बिलियन का आयतन, काय में, लीटर में, ठीक है। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लोगे इसको तो सो करता हूँ मैं से m से, विलेय का भार कितना है मेरे पास, स्मॉल w, और विलेय का अणुभार कितना है मेरे पास, स्मॉल m, और बिलियन का आयतन भी लीटर में। भी कहाँ से आया, भी जो आया वो आया बेटे बिलियन का आयतन काय में होता है, ये लीटर में होता है, ठीक है। तो कहाँ से आ गया, ये लीटर में। तो मोलरता बराबर कितना होता है, भार बटा अणुभार बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अच्छा ये बताओ इस मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, मुझे ज़रा बताओ मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, ध्यान देना इस फॉर्मूले पे, ठीक है, मैथमेटिकल, मोल प्रति लीटर, या सो करता हूँ मैं बड़े एम से, जगह सो करता हूँ मैं इसको बड़े एम से। तो मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम, ध्यान देना, मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम, क्या होता है मात्रक, मोल पर लीटर या कैपिटल एम। अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई मुझे ज़रा ये बताओ, मैंने यहाँ लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई 0.5 कैपिटल एम, ठीक है, ग्लूकोज बिलियन का मतलब क्या है, ग्लूकोज बिलियन, जरा मुझे बताओ क्या मतलब होगा 0.5 एम ग्लूकोज बिलियन का मतलब क्या, एम मतलब होगा मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर बिलियन में 0.5 मोल ग्लूकोज के घुले हैं, यही तो होगा। एम का मतलब किससे हो गया, एम का मतलब हो गया मोल प्रति लीटर से, किससे हुआ, मोल प्रति लीटर से। मात्रा क्या है इसका, मोलरता का मात्रा हो गया मोल प्रति लीटर, दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना, मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम। तो 0.5 एम ग्लूकोज बिलियन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई 1 लीटर बिलियन में 0.5 मोल ग्लूकोज के घुले हैं, ठीक है। आगे सवालों में हम यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ का, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद पढ़ते हैं मोललता, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं मोललता। लो साहब, ये तो मुझे लगा है तोतला लगा छोड़ेगी, मोललता नाम ही ऐसे ही है इसका, मोलरता, मोललता, मोलल्टी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलल्टी, ठीक है, मोललता। देखो जो मोलरता मैंने पढ़ाई है ना आपको, उसमें 1 लीटर बिलियन होता है, और मोललता में जो होता है ना वो 1 किलोग्राम विलायक होता है। ध्यान देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है यार। मोलरता में जो होता है 1 लीटर बिलियन होता है, और जो मोललता होती है उसमें 1 किलोग्राम विलायक होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, मोललता में और मोलरता में। इसमें कितना होता है, इसमें होता है यार 1 लीटर 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के, ठीक है, मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, संख्या को मोललता कहते हैं। ध्यान देना क्या बोलते हैं बेटे, मोललता कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या ये टॉपिक याद हुआ या नहीं हुआ, हुआ याद, इजी है, हो जाएगा, क्यों याद ना होगा। मोललता बराबर सेम टू सेम फॉर्मूला लिखो भाई, मोललता का भी, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है सर, लिख रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या, चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान काय में लोगे आप, विलायक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये हो गई हमारे पास मोललता।
ठीक है भाई, मोललता बन गई। अब इसके बाद में ज़रा ठीक है सर और भी लिखवाओ, और लिखवा में देखो एक चीज़ रह गई है इसमें, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ये लाइन भी आती है इसमें, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, है ना। तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान काय में, कहा रह गया विलायक का द्रव्यमान काय में, किलोग्राम में, है ना। तो मोललता जो है ना आपके पास, मोललता तो मोलों की संख्या कैसे निकालता हूँ मैं, मोलों की संख्या निकालने का एक ही फॉर्मूला, भार बटा अणुभार, भार बटा इसकी जगह लगा दो भार बटा अणुभार, यानी कि भार अपॉन अणुभार, यानी कि भार बटा अणुभार, और अपॉन बिलियन का आयतन काय में बेटे, लीटर में, बिलियन का आयतन काय में लोगे आप, लीटर में लोगे। विलायक का द्रव्यमान काय में, विलायक का द्रव्यमान काय में लेते हैं हम, किलोग्राम में लेते हैं, ध्यान देना, विलायक का द्रव्यमान काय में लेंगे, किलोग्राम में। तो मोललता बराबर भार बटा अणुभार बटा विलायक का द्रव्यमान काय में, किलोग्राम में। ध्यान देना, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो मोललता को शो करता हूँ स्मॉल एम से, भार का मान तुम्हारे पास कितना हो गया, भार हो गया स्मॉल डब्ल्यू विलय का, और अणुभार में स्मॉल एम डैश शो कर दे जाऊँ उसको, ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो डब्ल्यू से शो करूँगा भार को मैं इसको किलोग्राम में। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। और इसका अगर मैं मात्रक लिखूँगा तो यार इसका जो मात्रक होता है वो होता है इसका मात्रक क्या होता है इसका, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम या स्मॉल एम, ये आ गई मोललता। तो दोनों में क्या अंतर है, मोलरता में 1 लीटर बिलियन होता है और मोललता में 1 किलोग्राम विलायक होता है, ठीक है। रटी होनी चाहिए। अगर 98 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो ना तो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 रट्टा मान लो, याद कर लो ठीक से, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे, है नहीं है। 10 चैप्टर रहते हैं ही यार, बढ़िया करके पढ़ो, ठीक है नहीं। ये मोललता मेरे पास आ गई, तो ये हो गई आपके पास मोललता। अब इसके बाद बचा मेरे पास पीपीएम में सांद्रता। कौन सा नंबर था मेरे पास, ये 4th नंबर था। इसके बाद आ गया 5th नंबर पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, ठीक है सर। पीपीएम में सांद्रता आ गई, ये कैसे करोगे आप, अबे जैसे इतना पढ़ लिया हमने, इतना याद कर लिया, वैसे ये कर लेंगे पीपीएम में सांद्रता, क्यों घबरा रहे हो, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ। तो पीपीएम में सांद्रता को कैसे शो करेंगे हम, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पार्ट्स पर मिलियन, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पार्ट्स पर मिलियन। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ध्यान देना। तो उसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, याद कर लो ठीक से, क्या बोलते हैं इसको हम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान देना, पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है इसको पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है नहीं। तो पार्ट्स पर मिलियन में ज़रा थोड़ा ध्यान देना है आपको, मैं यहाँ करवा देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, पार्ट्स पर मिलियन में मैं करवाता हूँ आपको। देखो मिलियन में, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, सोचो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, दिमाग लगा लो ठीक से। तो 10 लाख ग्राम बिलियन में, कितने ग्राम बिलियन में, 10 लाख ग्राम बिलियन में, 10 लाख ग्राम बिलियन में, ठीक है। 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं बेटे, कितने ग्राम बिलियन में, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा की जगह पे दे रहा हूँ विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को, ग्राम में द्रव्यमान को, ये कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। कितना इजी टॉपिक है, 10 लाख ग्राम यानी कि 10 की घात 6 ग्राम, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। और ये बिल्कुल सेम द्रव्यमान प्रतिशत जैसी है नहीं है, बिल्कुल सेम द्रव्यमान परसेंटेज जैसी है। इसके बाद देखो मैं फॉर्मूला लिखवाऊँ आपको पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता का फॉर्मूला मेरे पास होगा विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का, किसका बेटे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान काय में, ग्राम में, घबराओ मत यार, ग्राम में, ठीक है नहीं, काय में, ग्राम में, जी में, और अपॉन बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान काय में लोगे, ये भी आप भी ग्राम में, और गुणा 10 की घात 6 क्यों आया, द्रव्यमान प्रतिशत में 100 लेते हैं क्योंकि वो परसेंटेज था, लेकिन ये क्या है, मिलियन है भाई, मिलियन,
10 की घात 6 बिलियन का नाम सुने होगा आपने, तो 10 की घात 6 मेरे पास आ गया। तो ppm में सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और बिलियन का द्रव्यमान भी काय में, ग्राम में, गुणा 10 की घात 6 कर दी। तो ये टॉपिक तुम्हारे समझ में आ रहा हो, बस बोर्ड पे फोकस बनाए रखना, डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मेरे पास एग्जांपल और इजी है इसका यार, एग्जांपल तो बहुत इजी है। मैंने मान लिया कि मेरे पास नमक के NaCl के बिलियन की सांद्रता, बिलियन की NaCl के बिलियन की सांद्रता मैंने मान रखी है 10 ppm है, 10 ppm है। क्या मतलब हुआ इसका, वही 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में, 10 लाख ग्राम बिलियन में, 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में, बिलियन में 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम नमक उपस्थित है, नमक यानी कि NaCl उपस्थित है, ठीक है। नहीं 10 की घात 6 का मतलब देखो बताऊं तुम्हें, एक के आ गए 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो, यानी कि कितने ग्राम बिलियन है, 10 लाख ग्राम बिलियन है। अगर मैं 3 जीरो हटा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास किलोग्राम में, ग्राम को मैंने चेंज कर दिया किलोग्राम में, 1000 से भाग कर देंगे। अच्छा ये बताओ 1000 किलो में कितने कुंटल होगा, यानी कि 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, तो 1000 किलो में कितने कुंटल हो गए भाई, 10 कुंटल हो गए। कितने कुंटल हो गए, 10 कुंटल हो गए, ठीक है साहब। 10 कुंटल में कितने टन होते हैं, 1 टन होता है। 10 कुंटल जो होता है वो 1 टन के बराबर होता है, और 1 टन बिलियन में कितना नमक है, 10 ग्राम नमक है। क्या आपको पता चलेगा कि नमक दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा ना। अबे 1 कुंटल बिलियन में 10 ग्राम नमक है, कैसे दिखेगा हमें, कोई चांस ही नहीं है। तो ये इतनी छोटी मात्रा होती है, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा होती है, किसकी, विलेय पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा होती है, तब जाके हम बिलियन की सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। अगर बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, सूक्ष्म है, जिन्हें आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है, तो ऐसे बिलियन की सांद्रता को हम ppm में शो करते हैं। मैं यही लाइन लिखने वाला हूं, ठीक है, नोट करके देखो। विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी हो, विलेय पदार्थ की मात्रा सूक्ष्म हो तो, सूक्ष्म हो तो बिलियन की सांद्रता को, हो तो बिलियन की सांद्रता को, बिलियन की सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। बस कंप्लीट इतना। अब आ गया हमारा मोल प्रभाज। अब क्या आ गया हमारा, मोल प्रभाज। पढ़ लें मोल प्रभाज के बारे में। देखो कितने नाम आते हैं, 6 नंबर है हमारा ये मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, या मैं बोलता हूँ इसको मोलंस। क्या बोलते हैं इसको हम, मोलंस। कई नाम आते हैं, मोल प्रभाज, मोलंस, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, है ना। अब देखो इसको समझने के लिए ना पहले मैं इसको कर देता हूँ इरेज, उतार लिया होगा, इसको उतार लेना, ठीक है, स्नैपशॉट लेके। चलो ठीक है, देखो फिर मैंने मान लिया, देखो माना विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या कितनी मान ली मैंने, स्मॉल एन क्रमशः मानो, क्रमशः स्मॉल एन तथा कैपिटल एन है, ठीक है। माना विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल एन तथा कैपिटल एन हो तो, लो साहब मैंने हो तो कर दिया, हो तो विलेय का मोल अंश या विलेय का मोल प्रभाज, बात एक ही है। विलेय का मोल अंश निकालोगे तो साहब विलेय का मोल अंश निकालने के लिए जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या को आप क्या करोगे, ऊपर रख दो, रख दिया, और नीचे क्या रह जाएगा तुम्हारे पास, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल बराबर बिलियन के मोल, क्योंकि बिलियन में विलेय भी होता है विलायक भी होता है। अब विलेय भी बिलियन में है और विलायक भी बिलियन में है, तो विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर बिलियन के मोलों की संख्या, यानी कि ये हो गई बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलेय प्लस विलायक बराबर बिलियन, मैंने पहले ही बताया था कि इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है नहीं है। तो विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या को हम बोलते हैं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। आ गया मेरे पास विलायक,
क्या गया मेरे पास, विलायक का मोल अंश खींचो भाई। तो साहब विलायक का मोल अंश खींचेंगे तो साहब ये भी बड़ा इजी है। लो जिसका भी निकालना हो उसका ऊपर रख दो, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया विलायक का मोल अंश। और एक खास बात तुम्हें बताऊं, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर होता है 1। ठीक है, अगर मैंने कर लिया विलेय का मोल अंश, ठीक है, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, इन दोनों का योग कितना होता है, बराबर 1 होता है। ध्यान देना, इस लाइन पर बहुत ज़्यादा फोर्स करना है आपको। अगर आपने विलेय का मोल अंश निकाल लिया तो 1 में से घटा दो, विलायक का मोल अंश आ जाएगा। और अगर आपने विलायक का मोल अंश निकाल लिया तो 1 में से घटा दो, विलेय का मोल अंश आ जाएगा। तो विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर कितना होता है, 1 होता है। परिभाषा क्या बनेगी, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। परिभाषा चेक करो, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है साहब, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटे, मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल, विलेय या तथा मत लगाना कभी, या की जगह तथा खोज दो जबरदस्ती। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है नहीं, या मोल प्रभाज कहते हैं। और इस टाइप से ये फॉर्मूला लगा के हम आगे जाकर सवाल हल कर लेंगे, है ना। हो गया हमारा मोल अंश भी, 6 के 6 कंप्लीट हो गए। अब पढ़ने वाले हैं परासरण किसे कहते हो आप, बताओ जरा क्या होता है परासरण, क्या है परासरण। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मेरे पास सेकंड आ गया, परासरण क्या होता है, परासरण क्या है। ठीक है, परासरण क्या है। फिर बढ़ते हैं परासरण दाब। अब जरा मुझे ये बताओ कि यार ये परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस। ठीक है, परासरण को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ओस्मोसिस। होता क्या, देखो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, एक छोटी सी परिभाषा, ज़्यादा लंबा मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूमेरिकल वगैरह। परासरण क्या होता, तो जैसे ही आप किशमिश तो खाई होगी आपने, हैं, चलो खाई होगी यार जरूर। तो किशमिश को जब आप दूध में डुबाते हो, जैसे आजकल का तो शौक खत्म हो गया लड़कों का, अगर चाउमीन बर्गर मोमो चाहिए दूध हो या ना हो, तो जब किशमिश को क्या करते हो आप, पानी में डुबाते हो या फिर जल में डुबा कर पानी में डुबाते हो या फिर दूध में डुबा कर रख देते हो। ठीक है, तो किशमिश जो होती है घंटे 2 घंटे के बाद फूल जाती है। क्या हुआ, कैसे फूली होगी वो, क्योंकि हमने अपने हाथ से तो उसमें इंजेक्शन भरा नहीं है, तो कैसे फूली होगी फिर वो। तो उसको ना, उसमें यही क्रिया होती है परासरण क्रिया। जैसे किशमिश को, सूखी हुई किशमिश को आप दूध में डालते हो तो जो विलायक के अणु होते हैं वो उस किशमिश के भीतर चले जाते हैं, जिसकी वजह से किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। वही क्रिया यहाँ होती है। परासरण किसे कहते हो आप, ओस्मोसिस। परासरण क्या है आपका, तो विलायक के अणुओं का पतले विलयन से कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वाताप्रवाह परासरण कहलाता है। पहले लिखूँ परिभाषा फिर समझाता हूँ उसको एग्जाम्पल से हम एक, ठीक है नहीं। तो विलायक के अणुओं का, केवल विलायक के अणुओं का, ठीक है ध्यान देना, किसके, विलायक के अणुओं का। ठीक है सर, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्र वाले विलयन से, कहाँ से, कम सांद्र वाले विलयन से, कम सांद्र वाले विलयन से, ध्यान देना, कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, ठीक है, विलयन की ओर स्वाताप्रवाह। कौन सा प्रवाह, स्वाताप्रवाह क्या कहलाता है आपका, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, किसका, विलायक के अणुओं का कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, ठीक है, अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, और इसको मैं ये कर देता हूँ, और अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वाताप्रवाह परासरण कहलाता है। ध्यान देना, विलायक के अणुओं का
कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वातापिर्वाह प्रसरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद समझाते हैं कि प्रसरण रियलिटी में होता क्या चीज़ है। तो देखो फिर इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले घर पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक आलू लेना है। आलू देखा होगा सबने, आलू ले लिया हमने और उस आलू को जो है बीच में से कुछ इस टाइप से कट कर देना है, मतलब उसका गुदा बाहर निकाल देना है ना। फिर क्या करना है आपको, उस आलू को जो है चपटा कर लो ताकि इसको आप इस बर्तन में रख सको। एक बर्तन में रख देना है, इसमें यहाँ तक पानी भरा होता है, यानी कि वाटर भरा होता है ओनली। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दो और हल्का सा क्या कर दोगे, इसमें नमक डाल दो। डाल दिया है ना, इसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, नमक डाल दिया और थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अब इसको जो है 1 से 1.5 घंटा ढक के रख दो ढक के। फिर जब इसको हटा के देखोगे ना 1.5 घंटे बाद, तो आप देखोगे यार ये वाला जो लेवल है वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर तक पहुँच जाता है, यानी कि इसका आयतन बढ़ जाता है और इसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो विलायक के अणु थे, क्योंकि वाटर हमेशा विलायक होता है, वो इस झिल्ली, आलू की झिल्ली को पार करके कब पहुँच गया, अंदर पहुँच गया। क्योंकि ये विलयन पतला था, ये वाला विलयन कैसा है मेरे पास, गाढ़ा है। ये वाला विलयन पतला है और ये वाला विलयन कैसा है मेरे पास, गाढ़ा है। इसका मतलब यह है कि विलायक के अणु पतले विलयन से कहाँ पहुँच गए, इस झिल्ली को पार करके कहाँ पहुँच गए, गाढ़े वाले विलयन में चले गए। ठीक है, नहीं ये तो मतलब हुआ, समझ लो चीज़ को। तो यही क्या होता है, हमारे पास परासरण होता है कि विलायक के अणुओं का पतले विलयन से, ठीक है, गाढ़े विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वातापिर्वाह प्रसरण कहलाता है। अब प्रसरण में 3 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला कम सांद्र विलयन, दूसरा अधिक सांद्र विलयन और तीसरा अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब यार ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जरा मुझे ये बताओ कि यार अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली सर, हाँ अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, लो साहब ये होती है, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली ये है। यहाँ पे ये मेरे पास विलायक मान लिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कण मान लिए विलेय। ये मेरे पास क्या हो गया, विलेय हो गया। अब विलेय भी जारी है, विलायक भी जारी है। तो जब विलायक जारी है, ये जो विलायक मेरे पास जारी है, ये तो पार कर जाएगा, पार करके यहाँ को आ जाएगा। लेकिन विलेय क्या होगा, रुक जाएगा। मान लो ये मेरे पास क्या अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये मेरे पास विलयन है, इसमें विलेय भी है विलायक भी है, लेकिन झिल्ली जो होती है विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने देती है और विलेय के अणुओं को बिल्कुल ठोर जाम कर देती है एकदम। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को रोक देती है। किसी भी कीमत पे ये विलेय के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने नहीं देती है। ध्यान करना पूरा ठीक से चीज़ पे, ठीक है। तो मैंने जो परिभाषा लिखवाई है वो ये लिखवाई है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वातापिर्वाह प्रसरण कहलाता है। ठीक है, अब इस परासरण क्रिया को रोकना है आपको, यानी कि परासरण क्रिया होने ही नहीं देनी है। परासरण क्रिया आपको होने ही नहीं देनी है, तो थोड़ा बहुत दाब लगाना पड़ता है और उसी दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब, जो कि पेपर में आता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन 3 आ गया मेरे पास, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे लिखवाएंगे यार, तो घबरा रहे हो। परासरण दाब, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। 1 नंबर में पूछता है परिभाषा, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, ठीक है। नहीं तो डाल देता हूं मैं हेडिंग परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। देखो होता क्या है, ये ऑस्मोसिस प्रेशर, चित्र बनाए पहले इसको। देखो पहला पॉइंट याद कर लो कि यार यह बाह्य दाब होता है, यानी कि हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है। हो गया, परासरण दाब क्या होता है, ये हमारे द्वारा लगाया गया होता है जिस पर परासरण क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। रट्टा मान लो ठीक से, परासरण दाब क्या होता है, हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है। बोलो हुआ याद, नहीं हुआ, हो जाएगी परिभाषा याद। लेकिन हमारी जो परिभाषा है वो भैया चित्र के अकॉर्डिंग है, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ध्यान देना चित्र पे। देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2 सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये है हमारे पास विलायक के अणु, ये हमारा पतला विलयन आ गया,
और ये हमारा हो जाएगा गाढ़ा विलयन। ठीक है, ये मैंने मिला दिया, देखो इसमें ये मेरे पास हो गया विलेय प्लस विलायक, है ना। यह है शुद्ध विलायक और यह है मेरे पास विलयन। ये क्या है मेरे पास विलयन, और यह है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब मुझे यहाँ लगा के ना एक पिस्टन लगा देना है और इस पिस्टन पे थोड़ा सा वजन रख देना है। ये पिस्टन लगा दिया मैंने, इस पिस्टन पे मुझे थोड़ा सा वजन क्या कर देना है, रख देना है। लो साहब, मैंने थोड़ा सा वजन रख दिया, इस पिस्टन पे मैंने थोड़ा सा वजन रख दिया। अब जब मैंने वजन रख दिया तो विलायक के अणु अब अगर इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इधर जाने की कोशिश करेंगे तो पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रेशर लगा पड़ा ऊपर से, दबाया पड़ा ऊपर से, नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो उससे बोला जाता है ओस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब, जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है। ध्यान देना, देखो विलायक तथा विलयन को, विलायक तथा विलयन को इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके परासरण क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है परासरण दाब कहलाता है। सिंपल सी बात है। और अगर ये परिभाषा इतनी बड़ी याद ना हो तो सिंपल सी बात है, एक परिभाषा लिखी ही हो कि यार परासरण दाब वह बाह्य दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है ना। लेकिन मैं इस चित्र के अकॉर्डिंग लिखूंगा, बुक के अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा मैं परिभाषा। क्या परिभाषा बनी मेरे पास, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है परासरण दाब कहलाता है। या परासरण दाब वह दाब होता है, वह बाह्य दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। ध्यान देना इस लाइन पे। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं इरेज, का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, समझ गए होगे, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, चलो साहब आगे देखो जरा, हो गया परासरण दाब। अब देखो परासरण दाब के नियम आते हैं। एक होता है बॉयल बार्ड हाफ नियम, दूसरा होता है चॉल्स बार्ड हाफ नियम, तीसरा होता है दाब बार्ड हाफ नियम, चौथा होता है अवोगाद्रो नियम। ठीक है, तो वो नियम मैं करवाने रहा हूँ क्योंकि इतने मोस्ट नहीं है। मैं डायरेक्टली अपने मोस्ट टॉपिक पर आता हूँ, विलयन का सामान्य समीकरण। कह पाता हूँ मैं विलयन का सामान्य समीकरण सीधे। ठीक है, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, इसमें आ जाएगा देखो विलयन का सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण लिखिए, सामान्य समीकरण लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 आ जाता है, विलयन का सामान्य समीकरण लिखिए। तो भैया डाल दो हेडिंग विलयन का सामान्य समीकरण। लो साहब डाल दिया मैंने हेडिंग विलयन का सामान्य समीकरण, विलयन का सामान्य समीकरण। देखो ध्यान से, तो इसमें आ जाएगा, देखो नियम भी क्या है इसमें आ जाएगा। पहला जो नियम होता है ना, देखो सबसे पहला ध्यान देना, बॉयल बार्ड हाफ नियम से, बॉयल बार्ड हाफ नियम से, बॉयल बार्ड हाफ नियम से, ये परासरण दाब का नियम है। ध्यान देना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो है, इतनी लंबी कौन पढ़ेगा आप लोग। बॉयल बार्ड हाफ नियम से, तो बॉयल बार्ड हाफ नियम क्या होता है वो देखो जरा थोड़ा ध्यान से। तो बॉयल बार्ड हाफ नियम से, तो बॉयल बार्ड हाफ नियम मेरे पास होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ एक विलय के मोलों की संख्या है और यह है विलयन का आयतन लीटर में। दूसरा नंबर है मेरे पास चार्ल्स बार्ड हाफ नियम से, चार्ल्स बार्ड हाफ नियम से, चार्ल्स बार्ड हाफ नियम से। ठीक है, तो ये आता है मेरे पास, चार्ल्स नहीं ले रहा हूँ मैं, दाब बार्ड हाफ कर दे रहा हूँ, चलो मैं दाब बार्ड हाफ नियम से। तो ये आता है मेरे पास प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के कैसा होता है, समानुपाती होता है।
दाब बांध हाफ नियम ये कहता है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ ये कहता है कि भाई नियत ताप पर जो विलयन का परासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये विलयन की सांद्रता है 1/v, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। चूंकि आप जानते हो मैं लिख दे रहा हूँ C बराबर 1/v होता है यहाँ, यानी कि जो परासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। दाब बांध दाब नियम से जो परासरण दाब होता है, यानी कि दाब बांध दाब से नियत आयतन पर विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। T क्या है, टेम्परेचर है, V क्या है, वॉल्यूम है। अब देखो दोनों नियम, समीकरण नंबर 2 हो गई, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर मिलाया दोनों नियम, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के समानुपाती है, आयतन के कैसा है मेरे पास, विद्युत के समानुपाती है, भाग वाला गुणा में आ जाएगा, P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी जब समानुपाती का चिन्ह होगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, S क्या आ जाता है मेरे पास, S आ जाता है, जहाँ S क्या है, एक नियतांक है, जहाँ S क्या है भाई, एक नियतांक है, S क्या है, एक नियतांक है, बढ़िया, जहाँ S क्या है, एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, ध्यान देना, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे, विलयन स्थिरांक कहते हैं। और इस विलयन स्थिरांक की वैल्यू कितनी आती है, इस विलयन स्थिरांक की वैल्यू आती है S बराबर 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति मोल और प्रति केल्विन, ठीक है, ये S की वैल्यू आ गई। ये 1 मोल के लिए आई है समीकरण, किसके लिए आई है, 1 मोल गैस के लिए आई है, किसके लिए आई है, ये 1 मोल गैस के लिए आई है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो, यदि विलय के मोलों की संख्या, यदि विलय के मोलों की संख्या, यदि विलय के मोलों की संख्या कितनी हो, स्मॉल n हो तो, यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो, PV बराबर NST, और ये क्या है, यह विलयन का सामान्य समीकरण है, यह विलयन का सामान्य समीकरण है, ठीक है। PV बराबर NST, याद कर लो, PV बराबर NST हो गया यार, कितना हो गया मेरे पास, PV बराबर NST हो गया, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर, हो गया था ना। तो यह है विलयन का सामान्य समीकरण। अब देखो अगर मैं गुणा वाला भाग में ले आऊँ तो, ये हो जाएगा मेरे पास P बराबर ये हो जाएगा मेरे पास N/V और ST, और जो N/V है वो है विलयन की सांद्रता CST, क्या बेटे, वो विलयन की सांद्रता कितनी है मेरे पास, CST, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका आया मेरे पास, परासरण दाब का। चलो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, परासरण दाब का सूत्र निकाल दिया मैंने, P बराबर CST, एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे, वो घर बैठ के करना आराम से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि 18% बेड बाई वॉल्यूम ग्लूकोज बिलियन का, ठीक है सर, ग्लूकोज बिलियन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। 18% बेड बाई वॉल्यूम ग्लूकोज बिलियन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो इसके बाद आता हेनरी का नियम क्या है, इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार ये वाला। हेनरी का नियम क्या है, ठीक है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, चलो साहब, हेनरी का नियम मेरे पास आया था, हेनरी का नियम, ठीक है साहब। हेनरी का नियम होता क्या है वो भी एक बार चेक कर लेंगे हम कि यार हेनरी का नियम क्या होता है। देखो आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी रखी है ना, ठीक है, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी रखी है, उसमें मैंने बोला कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अधिकांश गैसें जो होती हैं वो जल में एबिले होती हैं, है नहीं, अधिकांश गैसें जल में एबिले होती हैं। अब अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपके पास, उसको अगर वाटर में ज़बरदस्ती घोलना है, ऐसा मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जल में एबिल है, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको ज़बरदस्ती जल में घोलना है, कैसे घोलोगे, आप अपने आप तो घुलेगी नहीं, तो
घोलोगे कैसे उसको? तो जब घोलोगे तो प्रेशर पे घोलोगे, यानी कि प्रेशर बढ़ा दोगे आप। तभी तो जितनी भी बोतलें आती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, सब जब डाट खोलते तो हाई प्रेशर पे गैस बाहर आती है, क्योंकि वो भरी हाई प्रेशर पे जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में है मिले, लेकिन वो कभी भी जल में अपने आप घुलने वाली नहीं है। उसको घोलने के लिए, ज़बरदस्ती घोलने के लिए प्रेशर बढ़ाया जाता है। यही कहते हैं हेनरी का नियम, जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जरा थोड़ा ध्यान देना भाई, इस नियम के अनुसार। ठीक है सर, इस नियम के अनुसार क्या होने वाला है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर। ठीक है सर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, काय की? किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता या घुलनशीलता। ठीक है, किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता या घुलनशीलता गैस के दाब के कैसी होती है बेटे? समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। एग्जाम्पल लिखवा दूँ? अर्थार्थ में पहले लिखवाऊँ, m समानुपाती पी के है, तो m बराबर हो गया मेरे पास kp, m बराबर kp, जहाँ m क्या है बेटे? ये जहाँ m जो है वो है गैस की मात्रा, m क्या है? गैस की मात्रा, p क्या है? गैस का दाब, p क्या है बेटे? यहाँ पर गैस का दाब, बहुत बढ़िया, p क्या है? गैस का दाब। और k जो है, k यार ये k जो है, k जो है वह है नियतांक, k क्या है? वह है हेनरी नियतांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। ठीक है, इसका एक नियम और आता है, दूसरा नियम। फिलहाल तो एक ही नियम कर लो, किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। ठीक है, तो अनुप्रयोग लिखवा दे रहा हूँ मैं। किसके अनुप्रयोग? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग लिखवा देता हूँ मैं, शीतल पेय पदार्थों में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं हिंदी में, कोल्ड मतलब शीतल और ड्रिंक मतलब पीने वाले, तो शीतल पेय पदार्थों में किसकी विलेयता बढ़ाने के लिए? CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। बोतल को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। दूसरा नंबर ये होता है कि जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का दाब कम होगा। अब जब ऑक्सीजन का दाब कम होगा तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन कम घुलेगी। जब ऑक्सीजन कम घुलेगी तो हमें कमजोरी महसूस होगी और हमें एक रोग हो जाता है, एनोक्सिया नामक रोग, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मैं लिखवा दे रहा हूँ कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, कौन से स्थानों पर? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। किसका? ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। ठीक है सर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कैसा होता है बेटे? कम होता है। ध्यान देना, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिससे ब्लड मतलब रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फलस्वरूप यहाँ के लोग कमजोरी महसूस करते हैं। क्या करते हैं? कमजोरी महसूस करते हैं और उनमें एनोक्सिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो हेनरी का नियम हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर करा? पहले चैप्टर का बिलियन पढ़ा, बिलियन के प्रकार पढ़े हमने। एक पढ़ा बिलियन के प्रकार पढ़े, बिलियन की सांद्रता पढ़ ली, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, ppm में सांद्रता, मोल परिभाष पढ़ लिया हमने। परासरण पढ़ लिया, परासरण दाब पढ़ रखा है, बिलियन का सामान्य समीकरण हो गया और हमारे पास क्या हो गया? हेनरी का नियम हो गया। बस ये चैप्टर हो गया तुम्हारा लगभग आधा। अब इस वीडियो में बस इतना ही, और आधा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।